नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा है लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। कल हम सब हिंदुस्तानियों के लिए बेहद खुशी का दिन था। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की और 8 मार्च को होने वाले फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। मुंबई के इस वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस दिलचस्प मुकाबले में कई दिलचस्प संयोग 7 नंबर से जुड़े रहे। भारत की जीत का अंतर 7 रन रहा। इंग्लैंड के 7 विकेट गिरे और भारतीय टीम के भी 7 विकेट गिरे। इसी दौरान स्टेडियम में मौजूद महेंद्र सिंह धोनी की प्रसिद्ध जर्सी नंबर 7 भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रहा। मैच में संजू सैमसन ने 89 रनों की शानदार पारी खेली और टी20 वर्ल्ड कप में किसी भारतीय द्वारा सबसे बड़ी पारी के मामले में विराट कोहली की बराबरी कर ली। इस जीत के साथ भारत टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में चौथी बार फाइनल में पहुंचने वाली टीम बन गया। इससे पहले टीम इंडिया 2007, 2014 और 2024 में भी फाइनल खेल चुकी है। साथ ही इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने 88 छक्के लगाकर एक टूर्नामेंट एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को भी जोरदार ढंग से हराकर फाइनल में जगह बनाई। दक्षिण अफ्रीका ने, आप सबको मालूम है, पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन बनाए, लेकिन जवाब में टीम सीफर्ट और फिन एलन की शानदार साझेदारी के दम पर न्यूजीलैंड ने 12.5 ओवर में ही 1 विकेट पर 173 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़कर टीम को आसान जीत दिलाई। यह दूसरी बार है जब इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। इससे पहले टीम 2021 में भी फाइनल पहुंची थी, लेकिन तब उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस मुद्दे पर मुझसे बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के रणजी ट्रॉफी प्लेयर, शानदार फास्ट बॉलर जितेंद्र वेगड़ जी जुड़े हैं। जितेंद्र, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी भी आ रही है। हाँ, जितेंद्र अपने दौर के बहुत शानदार फास्ट बॉलर थे और मुझे ऐसा लगता है कि तब रायपुर में जितेंद्र की फास्ट बॉलिंग को खेलने के लिए अच्छे का जिगरा जरूरी पड़ता था। इतनी शानदार बॉलिंग और रणजी ट्रॉफी में भी जितेंद्र का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। जितेंद्र, आपको क्या लगता है कि कल की हमारी जीत का अगर हम सेहरा किसी को देना चाहें तो किसे देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय टीम को बधाई दूंगा कि वो इस टूर्नामेंट में हम अपने घरेलू उसमें खेल रहे हैं और फाइनल में पहुंचे हैं, तो बहुत बहुत बधाई के हकदार है। लेकिन अभी आप देखिए कि भैया टी20 का जो फॉर्मेट किस स्तर पर पहुंच गया है कि 250 रन बनाने के बाद भी कोई टीम मतलब सेफ नहीं है कि देखिए हम सिर्फ 7 रन से हारे। तो ये मतलब जीत का पूरा श्रेय मैं हमने अपने बल्लेबाजों को देना चाहूंगा, जिन्होंने इतना पहाड़ सा रन बनाया। उसके बाद गेंदबाजी में अगर मैं किसी को श्रेय दूंगा तो सिर्फ अपन बुमराह को देंगे, क्योंकि उसने जिस तरीके से आखिरी के 2 ओवर डाले और वहां से जो रन एवरेज बढ़ गया और जिससे ये जीत हासिल हुई, तो कहीं ना कहीं बुमराह को हम पूरा श्रेय देंगे गेंदबाजी में। और बल्लेबाजी में हमारे सारे बल्लेबाजों ने अच्छा स्कोर बनाया। संजू सैमसन उसमें लीडिंग रोल में रहे और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से फाइनल में भी बल्लेबाजी करे और भारत को जीत दिलाए फाइनल में। जितेंद्र, एक बात जो मैं बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे इस बात को कहा है कि संजू सैमसन ने बिला शक 89 रनों की बहुत शानदार पारी खेली। इसके पहले सेमीफाइनल में, माफ कीजिएगा, इसके पहले के मैच में भी उन्होंने शानदार पारी खेलकर हम लोगों को सेमीफाइनल में पहुंचाया था। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना था, खुद संजू सैमसन ने भी ऐसा कहा है कि शायद इस मैन ऑफ द मैच का अगर कोई सही हकदार था तो वो जसप्रीत बुमराह थे। जी बिल्कुल, मैंने तो अभी कहा ना आपको कि अगर 250 रन बनाने के बाद भी हम सेफ नहीं थे और जिस तरीके से आप देखिए कि 18-19 ओवर तक हम और इंग्लैंड पूरे नेक टू नेक चल रहे थे। अगर वो 3 ओवर हम आखिरी के 16 और 18 ओवर जो जसप्रीत बुमराह ने डाला, वो अगर वो फर्क नहीं करता तो ये कहीं ना कहीं रन चेस हो जाने थे। और वो बेथल ने जिस तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली तो हम कहीं ना कहीं बैकफुट पे थे। लेकिन हमको मालूम था और सारे जितने भी आप देखेंगे स्पेक्टेटर यही बोल रहे थे कि जसप्रीत बुमराह अगर 2 ओवर जो है उसके कारण से आप अपने भारत का जीत का रेशियो भी वहां पे ज्यादा बता रहा था, सिर्फ इसलिए कि हर क्रिकेट प्रेमी जानता है कि जसप्रीत बुमराह अगर 2 ओवर डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो फर्क दिलाएंगे। और यही हुआ और भारत ने वो 7 रन से रोमांचक जीत हासिल की। और ये एक ऐसी जीत थी जिसमें आखिरी बॉल तक अपन ये नहीं बोल सकते थे कि कौन जीतेगा। बहुत ही शानदार मैच हमने जीता है जसप्रीत बुमराह के बदौलत।
जसप्रीत बुमराह को बहुत बहुत बधाई। वैसे तो पूरी टीम की जीत है, लेकिन एक चीज और, टीम ने मैच हार लिया, लेकिन जिस प्लेयर ने दिल जीत लिया पूरे के पूरे स्टेडियम का, मैं समझता हूं जैकब बैथल। 105 रनों की शानदार पारी। आप क्या कहेंगे जितेंद्र? आप तो बहुत शानदार प्लेयर रहे हैं इस मामले में, इस स्तर पे आप क्या कहेंगे? जी भैया, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पारी थी। और देखिए जिस तरीके से वो सिर्फ 22 साल के हैं, और अभी वर्ल्ड कप में आप देखेंगे कि उनको कहीं ना कहीं किसी ने भी इस तरीके से हाईलाइट नहीं किया कि हम अपने यहाँ से देख रहे हैं। अभिषेक शर्मा को हमने हाईलाइट किया, ईशान किशन को हाईलाइट किया, और कितने लोगों को हाईलाइट किया कि यार ये इस वर्ल्ड कप में चैंपियन बनेंगे या इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे। लेकिन जेकब बैथल का नाम कहीं भी नहीं था। और जिस तरीके से उन्होंने इनिंग खेली, आप देखिए कि आपके ब्रूक आउट हो गए हैं, उसके बटलर आउट हो गए हैं, और जो ओपनर दोनों आउट हो गए, जो मेन बॉलर बैट्समैन थे उनके, जो वो आउट होने के बाद में बैथल ने जिस तरीके से जैक्स के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप की और पूरे मैच को जिस तरीके से लेके गए, वो बहुत ही तारीफ काबिल है। और जितने भी लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जितने भी एक्सपेक्टेटर या एक्सपर्ट ने जेकब बैथल की इस इनिंग की तारीफ की है कि सिर्फ 7 रन से रह गया, और वो एक रन आउट अगर नहीं हुआ रहता तो मैच शायद कुछ भी हो सकता था। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग थी। और इस तरीके की इनिंग देखिए वर्ल्ड कप में ही देखने को मिलती है, और कहीं पे इस तरीके की इनिंग देखने को नहीं मिलती। यही इस वर्ल्ड कप का रोमांच है। आप भारतीय टीम का इसे विनिंग कॉम्बिनेशन मानते हैं कि कोई चेंजेस की कोई गुंजाइश दिखती है आपको जितेंद्र भाई? देखिए विनिंग कॉम्बिनेशन तो यही होना चाहिए, क्योंकि अभी आप किसी को चेंज करेंगे तो हमारे पास में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको अपन आप चेंज करें। क्योंकि अगर मेरे को लगता है अभिषेक शर्मा जो है वो थोड़े से अंडर प्रेशर खेल रहे हैं, तो उसकी जगह हम रिंकू सिंह को खिला सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि रिंकू सिंह नीचे खेलते हैं, और नीचे में उनकी बल्लेबाजी आती नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या चालू हो जाते हैं, शिवम चालू हो जाता है, उसके बाद में इतने सारे हमारे पास लेफ्ट हैंडर है कि हम और एक एक लेफ्ट हैंडर नहीं बढ़ा सकते। तो हमको यही टीम के साथ जाना पड़ेगा। बस एक ही चिंता का विषय है हमारे लिए, वो है कि हमारे जो स्टार बॉलर है वरुण चक्रवर्ती, उनको अपनी लाइन लेंथ पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए उसको अच्छी गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिडिल ओवर में अगर हम अच्छी बॉलिंग करेंगे तभी हम इस मैच को जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र भाई। आगे भी हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने मुंगली जिले के विश्व प्रसिद्ध अचानक मार टाइगर रिजर्व का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जंगल सफारी का आनंद लिया। टाइगर रिजर्व की प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों और समृद्ध जैव विविधता को करीब से देखा। राज्यपाल डेका ने वन क्षेत्र में मौजूद प्राकृतिक वातावरण और वन्य जीवों की विविधता की सराहना की। अधिकारियों से चर्चा करते हुए वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों को और मजबूत करने पर जोर दिया। इस दौरान राज्यपाल ने रिजर्व क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थान सिहावल का दौरा किया। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि इसे मनियारी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। सिहावल क्षेत्र घने जंगलों, शांत प्राकृतिक वातावरण और वन जीवों की मौजूदगी के कारण विशेष पहचान रखता है। यहाँ अक्सर हिरण, जंगली हाथी, बाघ और अन्य दुर्लभ वन्य प्राणी देखे जाते हैं। राज्यपाल ने वन जीव संरक्षण के लिए जरूरी सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। विशेष रूप से जंगली हाथियों के बेहतर प्रबंधन और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। राज्यपाल को जानकारी दी अधिकारियों ने कि अचानक मार टाइगर रिजर्व मध्य भारत के महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों में शामिल है, जहां बाघ, तेंदुआ, भालू, गौर, हिरण और हाथियों की बड़ी संख्या पाई जाती है। प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है, जिसे यूनेस्को के अधीन मान्यता प्राप्त है। अपनी समृद्ध जैव विविधता, घने साल के जंगलों और दुर्लभ वन्य जीवों के कारण यह क्षेत्र देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। राज्यपाल ने आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को भी इस दौरे में सराहना की। उन्होंने बैगा और गौंड जनजाति की पारंपरिक ट्राइबल पेंटिंग और स्थानीय हस्तशिल्प को बेहद आकर्षक बताया। अंत में कलेक्टर कुंदन कुमार ने राज्यपाल को जनजातीय कला पर आधारित स्मृति चिन्ह भेंट की और प्राकृतिक कोसे से बनी निर्मित शाल भेंट। भारतीय सिनेमा की अगर नई पीढ़ी की जो बेहद खूबसूरत और चर्चित प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों का नाम लिया जाए तो जानवी कपूर। फिल्म जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुकी जानवी दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी और फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बड़ी बेटी होने के नाते जानवी पर शुरुआत से ही उम्मीदों का भारी बोझ था।
लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और अभिनय के प्रति समर्पण से खुद को साबित किया। साल 2018 में फिल्म धड़क से बॉलीवुड में कदम रखने वाली जाह्नवी ने पहली फिल्म से दर्शकों का दिल जीता। उन्होंने केवल ग्लैमरस भूमिकाओं तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल, मिली और गुड लक जेरी जैसी फिल्मों में चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाई। जाह्नवी कपूर की सबसे बड़ी खासियत उनका अपनी जड़ों से जुड़ा होना और लगातार सीखने की ललक। उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस माही जैसी फिल्मों के लिए जिस तरह का शारीरिक और मानसिक श्रम किया, वो उनके पेशेवर रवैये को दर्शाता है। अभिनय के अलावा जाह्नवी अपनी स्टाइलिंग और फैशन सेंस के लिए युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, जहां वे अपनी सादगी और आधुनिकता दोनों के मेल से प्रभावित करती हैं। हाल के वर्षों में उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा का रुख किया, जिससे स्पष्ट है कि वे अपनी कला का विस्तार वैश्विक स्तर पर करेंगी। जाह्नवी कपूर ने फिल्मी सफर में व्यावसायिक सिनेमा और कलात्मक भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाया है। उनकी शुरुआत ब्लॉकबस्टर धड़क से हुई, रातों रात पहचान दिलाई, लेकिन उन्होंने जल्द ही साबित कर दिया कि वो एक ग्लैमरस गुड़िया भर नहीं है। गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल में एक महिला पायलट के संघर्ष को जीकर उन्होंने आलोचकों की बोलती बंद कर दी। वहीं मिली और गुड लक जेरी जैसी फिल्मों में अकेले दम पर पूरी कहानी को आगे बढ़ाया। सर्वाइवल ड्रामा में पढ़कर दिखाई ड्रामनी कॉमेडी फिल्म रूही में उनके दोहरे व्यक्तित्व वाले किरदार ने दर्शकों को चौंकाया। वहीं हालिया रिलीज मिस्टर एंड मिसेस माही में क्रिकेटर की भूमिका के लिए उनकी कड़ी मेहनत साफ दिखती। इसके अलावा बवाल में एक संवेदनशील पत्नी और उलझ में एक IAS अधिकारी के रूप में उन्होंने गंभीर और सशक्त अभिनय किया। जाह्नवी कपूर के पास कई बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनमें पैन इंडिया भी शामिल हैं। एक स्टार किड के रूप में जानी जाती हैं, बल्कि एक ऐसी कलाकार के रूप में उभरी हैं जो लीक से हटकर कहानियों का चुनाव करती हैं। उनके प्रयास उन्हें अपनी समकालीन अभिनेत्रियों से अलग खड़ा करते हैं। भविष्य में जाह्नवी से भारतीय सिनेमा को और भी सशक्त, यादगार और खूबसूरत भूमिकाओं की उम्मीद है। जी हाँ, पड़ोसी देश नेपाल में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में एक ऐसा महाउलटफेर हुआ है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। नेपाल में दशकों से सत्ता की धुरी रहे ओली, देउवा और प्रचंड जैसे दिग्गजों के राजनीतिक साम्राज्य की जड़ें हिल गई हैं। काठमांडू के युवा मेयर बालेंद्र शाह, जिन्हें दुनिया बालेन शाह के नाम से जानती है, उनकी पार्टी ने नेपाल की राजनीति में वो सुनामी ला दी है जिसे बड़े बड़े विश्लेषक भांपने में नाकाम रहे। नेपाल में 5 मार्च को आम चुनाव के बाद आज जैसे ही मतगणना शुरू हुई, शुरुआती रुझानों ने साफ कर दिया कि वहां की जेन जी और युवा पीढ़ी ने पुराने समीकरणों को पूरी तरह खारिज कर दिया। काठमांडू के मेयर बालेन शाह की पार्टी RSP, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, इस वक्त क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है। ताजा रुझानों में बालेन शाह की पार्टी 52 सीटों पर आगे चल रही है और एक सीट पर अपनी पहली ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चुकी है। सबसे बड़ी खबर झापा से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री और कद्दावर नेता KP शर्मा ओली खुद बालेन शाह से पीछे चल रहे हैं। यही हाल नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउवा और माओवादी केंद्र के पुष्प कमल दहल यानी प्रचंड का है, जो अपनी सीटों पर कड़े मुकाबले में फंसे हैं। नेपाल की जनता ने प्रत्यक्ष निर्वाचन की 165 और आनुपातिक 110 सीटों यानी कुल 275 सीटों के लिए जो जनादेश दिया है, वो सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन की बड़ी गूंज है। वामपंथी दलों और पुराने राजनीतिक घरानों का प्रदर्शन उम्मीद से काफी कमजोर। नेपाल की मिश्रित चुनाव प्रणाली में बहुमत के लिए 138 का आंकड़ा चाहिए और जिस तरह से बालेन शाह की पार्टी आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि नेपाल में अब पुराने दिग्गजों का दौर खत्म हो गया है और बालेन शाह की सुनामी आने वाली है। आज की चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।